वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी ऑडिटिंग की क्लास फोर्थ है, जो कि हमारे आज सेक्शंस को कंप्लीट करेगी। मतलब कल हमने अपनी क्लास में सेक्शंस को स्टार्ट किया था ना, कितने से? 139 से। ठीक है, आज हम लोग अपने सारे के सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपको कौन कौन से सेक्शंस को ज्यादा याद करना है, सो दैट, क्योंकि यार देखो सेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं और लॉस, एक्ट्स, ये मतलब सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं बच्चों का। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन से सेक्शंस को याद करना है। बाकी कोई अगर बच्चा नया है, आज पहली बार ही क्लास के साथ में जुड़ रहा है, तो आप हमारे चैनल कॉमर्स एक्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम आपको दे रहे हैं फ्री बैच, ठीक है, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स 1961 वाला। और उसके साथ साथ आपको इंग्लिश की भी क्लासेस दे रही हैं मैम, जो आपको शाम को 8 बजे पढ़ाती हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में कनेक्ट हो जाना है। कल कितने बच्चों ने लाइव क्लास ली थी? अब आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट्स ऑफ एन ऑडिट। ये कल का क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था होमवर्क। आज होमवर्क नहीं होगा बच्चों के लिए, आज बच्चों के लिए होमवर्क नहीं है, छुट्टी। ठीक है, होमवर्क से छुट्टी। तो ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट के पार्ट पूछे हुए थे, तो ये ऑल ऑफ द अबव है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी था, ठीक है, जो कि फोर्थ है या फिर डी। तो यही चीज सही थी इसमें। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर था। फिर हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑडिट रिफ्लेक्ट्स बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रांसपेरेंट एंड कंप्लाइंट विद गैप। ठीक है, कोई एक ऐसी ऑडिट की रिपोर्ट है जो जिसने आपका ऑडिटर ने दी है और जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि बिल्कुल सही रिपोर्ट दी है, प्रेजेंट की है आपको, तो उस वाली रिपोर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड ओपिनियन वो चीज कहलाती है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको क्वालिफाइड ओपिनियन कह देते हैं। नहीं बेटा, क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो इसका ठीक उल्टा है। मतलब कि जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन है, इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल कैसी है, सही है। ठीक है, अब देखो नीचे मैंने इसमें डाला हुआ है आप लोगों के लिए। एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन मीन्स एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर हैज जज्ड अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी फेयर एंड अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, एंड ये देखो सबसे ज्यादा जो मतलब रिपोर्ट्स जो आती हैं, ओपिनियंस दिए जाते हैं, वो अनक्वालिफाइड ही होते हैं। एंड अनक्वालिफाइड ओपिनियन इज द मोस्ट कॉमन टाइप इशूड बाय ऑडिटर्स। मतलब ये बताता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो सही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द क्वालिफाइड ओपिनियन कन्विंस दैट द ऑडिटर कैन ओनली गिव अ लिमिटेड ओपिनियन अबाउट द फाइनेंशियल्स। ठीक है, ऑडिटर क्या है, एक लिमिटेड ओपिनियन देता है किसके बारे में, आपकी बुक्स के बारे में। एंड एडवर्स ओपिनियन ये चीज आती है कि भैया, ये तो नाम ही बता रहे हैं ना, एडवर्स ओपिनियन इज अ प्रोफेशनल ओपिनियन मेड बाय एन ऑडिटर इंडिकेटिंग दैट अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसरिप्रेजेंटेड, मिसस्टेटेड एंड डू नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। ठीक है, ये तो सबसे गंदी वाली हो गई। और एक और चीज आती है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या कहता है, is a statement made by an auditor that no opinion is given regarding the financial statements of a client. ठीक है, दिस डिस्क्लेमर में बी गिवन फॉर सेवरल रीजंस। फॉर एग्जांपल, कि मतलब आपने क्या किया, देखो ऑडिटर को अलाउ नहीं किया पूरी तरीके से क्या करने में, ऑडिटिंग की प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। मतलब आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या फिर आप सीईओ हैं, या फिर आप सीएफओ हैं उस कंपनी के, ठीक है, या फिर आप कोई मार्केटिंग हेड के ऑफिसर हैं। आप मतलब किसी भी कैसी ऑफिसर पोस्ट पे हैं, मैनेजमेंट में है, कि आप ऑडिटर को क्या कर सकते थे, इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते थे। और जब ऑडिटर वहां पे गया, आपके मानो कि आप जैसे परचेज डिपार्टमेंट के हेड है, ठीक है, आप वहां पे परचेज डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, तो जैसे ऑडिटर आपके पास में गया कि भैया मुझे परचेज बुक्स दिखाओ, आपने क्या किया, आपने उनको बुक्स नहीं शो करी। और इस बुक नहीं शो करने की वजह से क्या हुआ कि वो उस तरीके की अपनी जो प्रोसीजर जो थी पूरी ऑडिटिंग की, उसको नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देता है कि जितनी मैंने किताबें देख ली हैं, ठीक है, उनमें तो वैसी कोई गलती नहीं है, पर मैं इसको पूर्ण रूप से सही नहीं कह सकता। हो सकता है कंपनी के अंदर कुछ चल रहा हो सकता है कंपनी के अंदर कुछ चल रहा हो, तो ये हमारी डिस्क्लेमर ओपिनियन होती है। फिर था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये इजी क्वेश्चन था, ये बच्चों ने, मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट इसका आंसर दिया है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर जो था वो था हमारा ए, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। कि मतलब आपके पास में कोई भी बिल है, कैश मेमो है, वाउचर्स हैं, तो ये किसके लिए यूज होते हैं, ये सारे के सारे हमारे एविडेंस सपोर्ट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एविडेंस सपोर्ट के लिए यूज होते हैं कि जो आपने बुक में जो एंट्री की है, द प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ईच रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड हैव एन एडुकेट एविडेंस टू सपोर्ट इट। ठीक है, आपने यहाँ पे मानो कि जनरल में एंट्रीज कर दी, ठीक है, आपकी ये जनरल होगी, फिर लेकिन आपके पास में एक कैश मेमो भी होगा। ठीक है, कैश मेमो होगा, वाउचर हो सकता है, चेक हो सकता है कि आपके पास में बैंक में कहाँ से बैलेंस आया। ठीक है, या फिर आपके पास में क्या विड्रॉल स्लिप हो सकती है कि हाँ हमने अपने बैंक से पैसा निकाल के इतना हमने अपने कैश में डाल दिया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं
जो कि उसको सपोर्ट करने के लिए होती है। तो इसका आंसर ए था, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ठीक है, आज के, अच्छा आज बच्चों के नाम नहीं आए है ना, आज वो चीज रह गई, चलो कोई बात, कल डाल दूंगा। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे आंसर दिए थे, और वेरी गुड वेरी गुड, इसी तरीके से अच्छे अच्छे आंसर देते रहो बेटा, इससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस बनती है। तो आज जो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ये कंपनी सेक्ट के जो हमारे चैप्टर 10 का जो आगे के जो टॉपिक्स रह गए थे वो वाले थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है क्या, सेक्शन 141 क्या कहता है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ये क्लास थोड़ी बड़ी होगी, क्लास क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी, घबराना नहीं, दिल थाम के बैठना। सबसे पहले हमारा आता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 141 प्रोवाइड्स दैट a person shall be eligible for appointment as an auditor of a company only if he is a chartered accountant। देखो क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन में का मतलब है कि वो आपके यहाँ पे क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी, सॉरी एलिजिबिलिटी के लिए एक सब सेक्शन, जो सेक्शन 141 है उसका सब सेक्शन 1, मतलब कि इस तरीके से लिखते हैं ना हम लोग, सेक्शन 141 का सब सेक्शन 1। तो यही चीज, मतलब पहली ही चीज जो है, उपधारा जो है वो ये चीज को डिफाइन कर देती है कि ऑडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चार्टेड अकाउंटेंट ही हो सकता है। क्या बोलता है, इस चीज को ध्यान में रखना, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन में फर्क है, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन में फर्क है। ठीक है, दोनों चीजों को समझाऊंगा मैं भी किस तरीके से अलग अलग होती हैं, ये तो आपको पता ही, डिस्क्वालिफिकेशन अलग होती है। आप कोई एलिजिबिलिटी मिनिमम क्या है कि एक वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है, क्वालिफिकेशन ये हो सकती है कि वो कभी भी डिसक्वालीफाई नहीं हुआ हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है ना कि आप जैसे सीए हो, ठीक है, आप क्या हो, सीए हो, ये कंपनी सेट नहीं है, चार्टेड अकाउंटेंट है। आप मानो कि एक पर्सन हो और आप क्या हो, सीए हो। ठीक है, आपको कोर्ट ने क्या किया, आपको बार कर दिया कितने सालों के लिए, 10 ईयर्स के लिए, कि आप क्या कर सकते हो, अब आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ऑडिटिंग नहीं कर सकते, तो आप एलिजिबल तो हो, आप क्या हो, एलिजिबल तो हो, बट आप क्वालिफाइड वो नहीं हो, ऑडिटर नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज होती है किसमें, एलिजिबिलिटी में और क्वालिफिकेशन में फर्क। अगर कभी क्वेश्चन में एलिजिबिलिटी पूछी जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफिकेशन पूछी जाए तो वो अभी आगे बताएंगे आपको किस तरीके से करना है। इस चीज में तो कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन में। ठीक है, अब आती है हमारी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन बहुत बड़ी नहीं है, डिसक्वालिफिकेशन जबकि जो है वो बड़ी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन में ज्यादा चीजें नहीं दी गई, आपको ये कह दिया कि भैया ये चीजें हैं, आप क्वालिफाई हो, लेकिन डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या हो, क्वालिफाई हो। ठीक है, तो हमको मेनली तो डिसक्वालिफिकेशन याद रखनी है अपने, किसकी, सीए की, कि वो कब डिसक्वालीफाई हो जाता है ऑडिटिंग से, रूल से। अब पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही इज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, इन प्रैक्टिस भी है, एलिजिबल कब है, जब वो सीए है इन प्रैक्टिस। अ फर्म वेयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स मे बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है, लिख लो, किस तरीके से लिखोगे, क्वालिफिकेशंस नंबर 1 कौन, सीए। ठीक है, अ फर्म, ए फर्म। ठीक है, अब इसमें ये लिख दो, इस तरीके से शॉर्ट नोट बनाने हमको, पूरी पूरी लैंग्वेजेस नहीं लिखनी, कि जब हम एग्जाम में देने के लिए जाए तो फॉर्म में क्या होगा, 50+ मेंबर्स, 50% लिखा हुआ है। ठीक है, 50+ नहीं, 50% मेंबर्स आर सीए। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा सेकंड वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया, सेकंड वाला पॉइंट हो गया। फिर हमारा क्या था, इफ अ फर्म इंक्लूडिंग आर एलएलपी, ठीक है, कोई एलएलपी है, इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टेड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन बिहाफ ऑन द फर्म। ठीक है, तो देखो कंपनी और इसमें क्यों अलग अलग क्यों कहा गया, ये बता दो मुझे। एलएलपी, जिसको हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी कहते हैं, एलएलपी के लिए सिर्फ पार्टनर्स के साइन कहे गए, और वहीं पे कंपनीज एक्ट में पार्टनर्स के साइन या फिर मेंबर्स के साइन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब कंपनीज को, सॉरी फर्म को या फिर कंपनीज को। अब मुझे इसमें भी बता देना कि इसमें पार्टनर्स को क्यों कहा गया, कि वो सिर्फ पार्टनर ही साइन कर सकते हैं और कंपनीज में कुछ भी ऐसी बात नहीं कही गई। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना और मुझे बताना। अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज टू एक्ट ऑन द बिहाफ। ठीक है, ये कहता है हमारा कौन सा सेक्शन, 141 का सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 2। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। क्वालिफिकेशन देखो क्या है, कि कोई भी एलिजिबल जो है चार्टेड अकाउंटेंट वो क्वालिफाई कर सकता है, किसके लिए, आपके ऑडिटिंग के लिए, बट वो डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि एलएलपी के केस में क्या होगा हमारा, कि जो सीए जो है
सीए जो है सिर्फ वही साइन की अथॉरिटी होती है उनके पास में, ठीक है, अथॉरिटी लिख देना है यहाँ पे, तो ये काम अपना इतना बन जाएगा। आपसे ना कभी भी एग्जाम में सबसेक्शंस नहीं पूछेगा, एक चीज को ध्यान में रखना, सबसेक्शंस नहीं पूछेगा आपसे, वैसे पूछ लेगा क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर जो है वो किस उसमें डिफाइन है, सेक्शन में डिफाइन है, तो आप 141 लगा दोगे। डिस्क्वालिफिकेशन किस में डिफाइन है, 141 लगा दोगे। एलिजिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर किस में डिफाइंड है, तो उसमें कौन सा लगा दोगे, सेक्शन 141 लगा दो, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अब हम वाले पर्सन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जो क्या है, जो कि सीए के लिए मतलब ऑडिटिंग के लिए क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर नहीं पूछेगा, क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन में तीन चीजें हैं, तीन चीजों में बच्चा कंफ्यूज नहीं होता। एलिजिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, बट याद रखनी है याद रखनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा तो याद ही नहीं रखनी, भाई छोड़ दो, याद रखनी है। पर ज्यादा ध्यान किस पे देना है, वो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। अब बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, हमारे कोई भी ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट जो एलएलपी नहीं है, ठीक है, वो क्या हो जाता हमारा, वो हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एन ऑफिस और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है, एम्प्लॉय का कोई भी कंपनी। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपका सीईओ जो है कहता है कि भैया मैं भी तो सीए हूं, क्यों ना मैं आपकी ऑडिटिंग कर दूं। हाँ, शेयर होल्डर्स बोलेंगे भैया आप ऑडिटिंग करेंगे, आप तो सत्यम वाली बात नहीं कर रहे क्या, सत्यम स्कैम में भी तो ऐसे ही हुआ था। हाँ, अगर इंटरनल ही ऑडिटिंग करवानी थी तो क्यों हम बाहर से आपको अलग से फीस क्यों दे, कर दो भैया उसी पैसों में। ये भी सीईओ बोलेगा इतनी मेहनत लगेगी मैं क्यों करूं। पर हाँ, अगर इसने मैनिपुलेट कर रखे होंगे रिकॉर्ड्स को तो कहेगा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो ठीक है, ऐसे लोगों को डीबार किया जाता है। अगर आप किसी भी उस कंपनी के साथ में आपका रिलेशनशिप है कैसा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट का, तो आप उसके साथ में क्या ऑडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। आप पर्सन और हुज रिलेटिव पार्टनर्स होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आपका क्या करता है, कंपनी में इंटरेस्ट लाइक करता है, आपको उस कंपनी में आपके कुछ मतलब ऐसे ये होते हैं कि आपको, हाँ, इस वाली कंपनी से आपके किसी भी रिलेटिव को, मतलब कि आपकी वाइफ जो है, वैसे कंपनी से मतलब रिलेशनशिप को इतना ज्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ कि कौन सा लोगे, बट लेकिन हम लोग जो हैं, मतलब अपने लोग जो हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि क्लोज जो रिलेशनशिप है ना, क्लोज जो रिलेशनशिप होगी, जो कि हमारे किस में डिफाइन करते हैं, बहुत सारे एक्ट्स अलग अलग हैं, जो कि आईपीसी भी डिफाइन करता है, डोरी एक्ट भी डिफाइन करता है। तो इन सब में क्या होता है कि आपके जो आसपास के जितने भी सराउंडिंग वाले रिलेशनशिप मतलब रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उनको ऑडिटिंग नहीं दी जाती, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। आप पर्सन हु इज, लेकिन आपको उसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि आपकी मदर जो है वो है, ठीक है, मदर फादर और आपके वाइफ सिस्टर ब्रदर, इन सबको तो भैया करनी ही नहीं है पहली बात, ठीक है, इन सबको तो करनी ही नहीं है, ये तो आपके डायरेक्ट ही रिलेटिव्स हैं, ठीक है। आपसे रिलेटिव पूछेगा, ठीक है, या फिर कोई भी पर्सन जिसकी होल्डिंग क्या है, सिक्योरिटी क्या है उस कंपनी में, इस तरीके से पूछेगा। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है, अ पर्सन और हुज रिलेटिव और partner is indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding that is co-subsidiary in excess of 5 लाख, ठीक है। आप क्या हो, आपके पास में कंपनी के पास में कितनी है, 5 लाख से ज्यादा की कुछ होल्डिंग्स हैं, या फिर आप उसकी सब्सिडरी में होल्डिंग कर रखे हो, उसकी किसी ब्रांच, मतलब सब्सिडरी होती है, ब्रांच तो नहीं होती, ठीक है, एक पेरेंट कंपनी होती है ना, और एक सब्सिडरी होती है। तो उस वाले केस में क्या होता है कि आपका अगर किसी भी कंपनी में उसके 5 लाख से ज्यादा होल्डिंग है, तो आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। आपको मिनिमम कैपिटल पता है पब्लिक कंपनी की कितनी होती है, मिनिमम कैपिटल फॉर, अरे पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी दोनों की मुझे बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है। एक बार ना उसमें लिख भी दिया करो बेटा किस तरीके से आंसर देते हो, कुछ बच्चे ऐसे आंसर देते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि किस क्वेश्चन का मतलब क्या आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख दिया करो, जैसे मिनिमम कैपिटल फॉर पब्लिक, उसमें कैपिटल लिख देना कितनी होती है, मिनिमम कैपिटल फॉर प्राइवेट वो भी आपको पता लगेगा उसमें, वो देखना आप, तो आपको ई और एफ में जरूर मिलेगी वो वाली चीज। हाँ, इतना क्लियर अगर आपने बता दिया सर, तो कहीं वो 5 लाख और 1 लाख तो नहीं, अब मुझे ये नहीं पता, ठीक है। अ पर्सन और हुज रिलेटिव और पार्टनर हैज गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इनडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी दैट इज को सब्सिडरी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ठीक है। देखो यार, और करके दिमाग खराब कर दिया। सीधी सी बात ये है कि अगर उस कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है, कोई भी एसोसिएट कंपनी है, कोई भी होल्डिंग कंपनी,
ठीक है, उसमें आपके पास में 1 लाख से ज़्यादा इंडेप्टनेस की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, थर्ड पर्सन के थ्रू। और इस वाले केस में ऊपर वाले में क्या था, आपके 5 लाख की नहीं होनी चाहिए, और करके तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करेगा। आपको क्या चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है, वो चीज़ देखो। होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। देखो इतना तो अगर आप मतलब नहीं भी पढ़ोगे ना, और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इनमें से अगर किसके पास में इतनी से ज़्यादा होल्डिंग कंपनी है, किस किस में हो सकती है, किस किस में नहीं हो सकती, तो आप ये भी लगाए आओगे वहाँ पे, है ना। मुझे लगता है कि बच्चे लगाए आएंगे, क्योंकि वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। क्योंकि यार देखो, आप लोग मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, पीजी कर लिया, और फिर अब अगर आपको इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, हर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको घुमा फिरा के आएंगे। क्योंकि देखो, बच्चा जो है वो कैसे होता है, एक चीज बताना चाहता था, चलो ठीक है, आगे बताऊंगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह मिलेगी वहीं पे बता दूंगा। अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप। क्या बोलता है, एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसी कंपनी, ठीक है, मतलब क्योंकि फर्म भी हो सकती है ना उसमें अपॉइंट, तो है ना, जिसका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है उस कंपनी के साथ में, और उसकी सब्सिडरी के साथ में, और उसकी होल्डिंग के साथ में, और उसकी एसोसिएट कंपनी के साथ में, ठीक है। तो उस वाले केस में भी वो पर्सन जो है या वो कंपनी जो है वो क्या है, वो अपॉइंट नहीं हो सकती, ठीक है। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, याद रखो, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सन हमारे कौन से होते हैं, जितने भी हमारे ऊपर, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा हो तो आपने उसमें पढ़ा होगा, 3 चीजें होती है ना, अपर मैनेजमेंट, है ना, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो इस वाली अपर जो मैनेजमेंट होते हैं, WPM के हो गया यहाँ पे, अपर मैनेजमेंट जो होता है, सॉरी, यूएम, तो उस वाले में जितने भी होते हैं वो सारे की मैनेजर पर्सनल्स होते हैं, जैसे हमारे CFOs हो गए, CEO हो गए, ठीक है, MDs हो गए, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे किस में आते हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे की मैनेजरियल पर्सनल में आते हैं, कि मतलब इनके पास में ही मेन क्या होता है, मिस ये लोग ही पूरा का पूरा कंपनी को फ्लक्चुएट करते हैं। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई भी एक एम्प्लॉय क्या किया, घपला करके भाग गया, सरकारी में नहीं, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ भाई, सरकारी में तो एम्प्लॉय कर जाते हैं घपला, ठीक है, उसमें कोई बहुत वो नहीं है। तो कभी प्राइवेट में ऐसा नहीं होता कि कोई भी एम्प्लॉय, एक पर्सनल जो एम्प्लॉय है, वो क्या करे, वो घपला कर दे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, मेन मैनेजरियल पर्सन को ही बोला गया है इसमें, तो इस चीज को ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। आप कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें। क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड, एलिजिबल कौन होगा, CA, एक बार जल्दी से दोहरा लो मेरे साथ में, एलिजिबल कौन होगा, CA। क्वालिफाइड कौन कौन होगा, कोई भी CA जो कि प्रैक्टिस में है, या फिर कोई भी ऐसी एक फर्म जिसकी मेजोरिटी ऑफ द पर्सन क्या है, CA है, या फिर कोई भी एक LLP, ठीक है। लेकिन LLP के केस में क्या कहता है, LLP के केस में कहता है साइन वही करेगा, साइन वही करेगा जो कि क्या होगा, CA होगा, ठीक है। और उसके बाद में डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, किसी भी पर्सन के पास में होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके रिलेटिव के पास में होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, उसका उस कंपनी के साथ में किसी भी तरीके का डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट का बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके उसके साथ में कोई भी 5 लाख से ज्यादा की होल्डिंग नहीं करना चाहिए, या फिर उसका किसी भी उसके साथ में इंटरेस्ट लाई नहीं करना चाहिए उसमें किसी भी रूप से, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट लाई करेगा तो वो कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जिस दिन प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेगा उस दिन वो मिस रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देगा। अब आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर आपके यहाँ पे काम करने के लिए आएगा, सेक्शन 142 ऑडिटर के रेम्यूनरेशन को डिफाइन करता है। ऊपर वाला सेक्शन हमारा 141 था, जिसको हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। सेक्शन 142 याद रखना है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, क्या करके, स्टार लगा के, ठीक है। एक एक चीज बताता जा रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। फिर उसके बाद में भी अगर मतलब ये चीज बोलो कि सर ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, तो समझ में नहीं आता वो बात अलग है, बट अगर नहीं आया, पेपर में जाके नहीं आया, तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट पेपर में जाके गलत क्यों करके आ रहा है। हम्म, ठीक है। द रेम्युनरेशन ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स जनरल मीटिंग और इन सच मैनर एज में बी डिटरमाइंड देयर। ठीक है, आप क्या कह, देखो कुछ मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कहेगी कंपनी सेक्ट में रेम्युनरेशन के लिए, बस ये बात बोल दी गई है मेनली कि आपका जो भी ऑडिटर जिसको भी आप अपॉइंट कर रहे हो,
ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो उसको आप लोग अपनी जनरल जो मीटिंग होगी आपकी, ठीक है, जिसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, एजीएम, उसको हम जीएम भी कहते हैं, जनरल मीटिंग, उसमें आप ऑडिटर को बोल दो भैया हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, ठीक है, पूरी पूरी ऑडिटिंग का, और उसमें फिर भैया वो सहमति से पास हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आप जनरल मीटिंग में बोल दो उस ऑडिटर को कि भैया आप यहाँ पे बैठे हुए हो, हम आपको मतलब 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ सोच के बताते हैं, ठीक है, हम लोग अपनी सलाह मशवरा कर लेंगे फिर आपको इस हिसाब से देंगे। या फिर एक मुश्त पेमेंट नहीं देंगे भैया, हम आपको क्या करेंगे, हमारी कंपनी थोड़ी छोटी है तो हम आपको हर महीने 50-50 हज़ार रुपए करके 4 महीने में पेमेंट कर देंगे, जैसे मतलब आपकी बात बन जाए, जैसे आपकी बात बन जाए, ठीक है, आप रेम्यूनरेशन ऑडिटर को वैसे दे सकते हो, बट आपको जनरल मीटिंग में ये चीज फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अब भैया सेक्शन एक और चीज भी कहता है कंपनी सेक्ट रेम्यूनरेशन के लिए कि उसको द रेम्यूनरेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall in addition to the fee payable to an auditor, ठीक है, include the expenses if any incurred by the auditor in connection with the ऑडिट ऑफ द फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, ठीक है, ऐसी कोई भी फैसिलिटी, आपने क्या बोला, देखो आपके पास में ऑडिटर ऑडिट कर रहा था, उसने बोला कि सर आपने इस चीज का लाइसेंस नहीं लिया है, ये तो जबकि अच्छा नहीं है, ठीक है, इस चीज का लाइसेंस ले लो, एज अ ऑडिटर एज अ सीए मैं आपको ये चीज की मशवरा देता हूँ। तो आपने क्या बोला, आपने बोला सर हम कहाँ ढूंढेंगे जाके, आप ही हमको ये वाला लाइसेंस करवा दो। तो अगर उसने कोई भी एक ऑडिट की मतलब कोई भी एक ऐसी क्या कर दी, कोई भी एक ऐसी काम कर दिया जो कि उसकी ऑडिटिंग से बाहर था, तो उसके लिए आपको उसको अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई भी अपने खर्चा करता है, खर्चा कैसे किया, मतलब आपकी ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे है, मतलब कि एक ब्रांच आपकी चंडीगढ़ में है, एक आपकी दिल्ली में है, एक आपकी लखनऊ में है, ठीक है, एक आपकी पटना में। तो अब इस वाले पर्सन को क्या करना पड़ रहा है, दिल्ली से कभी चंडीगढ़ जाता है, कभी यहाँ पे लखनऊ जा रहा है, कभी पटना जा रहा है, तो उसका खर्चा हो जाता है कितना, 20-25 हज़ार, 30-40-50 हज़ार रुपए का, ठीक है। तो इस वाले केस में भी वो उससे डिमांड कर सकते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, किसी कंपनी के लेखा परीक्षा का परिश्रमिक उसकी सामान्य बैठक में या उसमें निर्धारित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। आपकी सामान्य बैठक जो होगी एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें क्या किया जाता है, उसको निर्धारित किया जाता है। उपधारा एक ये कहती है कि इस तहत परिश्रमकों में एक आकांक्षक को देय शुल्क के अतिरिक्त लेखा परीक्षक द्वारा दी गई सुविधा के अपेक्षण के संबंध में किए गए, देखो मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर गलती हो जाए तो बेटा माफ कर देना, उसमें आपको सीधा तलवार लेके चढ़ने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या पढ़ दिया। हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, अब बहुत सालों से पढ़ी नहीं, अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, बहुत सालों से पढ़ी नहीं, 10th में पढ़ी थी लास्ट टाइम, फिर तब से फिर 10th के बाद 11th 12th कॉलेज हो गया, फिर पीजी भी हो गई है ना, तो अब चीज नहीं पढ़ी तो क्या कर सकते हैं। यदि कोई हो शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई पारिश्रमिक शामिल नहीं होगा, कंपनी के अनुरोध पर इसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं द्वारा इसे भुगतान किया गया, ठीक है, किया जाएगा, मतलब हिंदी में कहना है किया जाएगा। अगर कंपनी कोई भी अनुरोध करती है, जैसे मैंने आपको लाइसेंस वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, अगर वो लाइसेंस उससे ले लेती है तो उस वाले केस में क्या करेगी, कंपनी उसको भुगतान जरूर करेगी। अब हमारा आता है राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। देखो ड्यूटीज एंड राइट्स है ना, ड्यूटीज एंड राइट्स हर किसी की डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्यूटीज एंड राइट्स को डिफाइन नहीं करते तो कोई भी पर्सन या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आपने ऑथराइज कर रखा है, मैं क्या कहता हूँ, सुनो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इस चीज को सुनो। आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिलते हैं, आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स आपके साथ 6 हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 11 हैं। ये सबको याद है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, राइट विद डिग्निटी, हाँ, राइट टू इक्वालिटी, हर एक चीज है इसमें, ठीक है। मतलब आपको एक तरीके से पूर्ण रूप से इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है फंडामेंटल राइट्स हमारे। वहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज हमसे ये कहता है कि अगर हम, हमारी कंट्री, हमारा भारत जो देश है वो, अगर वो आपको कुछ राइट्स दे रहा है, मतलब भारत जो है हमको अगर वो कुछ राइट दे रहा है तो आपसे कुछ अपेक्षा भी करता है कि आपको ये काम भी करने हैं भारत के लिए, ठीक है। क्या कहता है, सुनो ध्यान से, कि अगर अगर आपको कुछ राइट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आपको कुछ पावर्स मिल रही हैं, राइट्स इक्वल्स टू योर पावर्स, ठीक है, अगर आपको कुछ पावर्स मिल रही हैं, अगर आपको किसी तरीके से सशक्त किया जा रहा है राइट्स के थ्रू, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको कुछ ऐसी ड्यूटीज भी हैं जो आपको इस देश के प्रति या फिर इस हमारी कंपनी के प्रति निभानी है। कंपनी के लिए तो ऑडिटर निभाएगा, बट फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट का मेन पर्पस यही है कि फंडामेंटल राइट्स आपको पावर देता है, वहीं पे फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती है हमारी, वो ये बोलती है कि भैया आपकी देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज आपने पढ़ी होंगी, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पक्का ही पढ़ी होंगी। जितने बच्चे यूपीएसआई का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कल से है शायद 12 तारीख से,
है ना? हाँ, कल से ही है। तो बेटा आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है? अपने एग्जाम को अच्छे से देना और मतलब ऐसा एग्जाम दे के आना कि सब कुछ आ जाए। हाँ, ठीक। तो राइट्स ऑफ एन ऑडिटर सेक्शन 143 में डिफाइन करता है रेम्यूनरेशन छोटा सा ही है, ठीक है? मैंने आपको बोला भी था कि कंपनी से रेम्यूनरेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो सब कुछ कंपनी और किसके बीच में, ऑडिटर के बीच में क्या क्या करना है वो उन दोनों के ऊपर उन्होंने मतलब क्या छोड़ दिया, भैया आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, बट जनरल मीटिंग में डिसाइड जरूर करना है, ठीक है? इस चीज को नोट डाउन करना है। राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है? ये सिंपल सी चीज है, नोट डाउन करते जाओ, इतने इतने पॉइंट्स करने हैं, ठीक है? इतने इतने पॉइंट्स करने हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ऑडिटर को मतलब कि पूरा पूरा फ्री राइट मिलना चाहिए, अगर उससे आपको अनक्वालिफाइड ओपिनियन चाहिए रिपोर्ट का, नहीं तो फिर वो डिस्क्लेमर डाल देगा कि भैया हमको रिपोर्ट नहीं दी गई और इस कंपनी में कुछ घपलेबाजी चल रही है अंदर ही अंदर, इंटरनल, ठीक है? तो राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा सबसे पहले। राइट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, अगर अगर देखो जैसे कि आपके यहाँ पे ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से यहाँ पे क्या आपको बैंक बैलेंस कुछ लिखा हुआ था, कितना, 2 लाख रुपए, और इसने जब चेक किया तो इसमें कोई भी आपको चेक की रिसिप्ट नहीं मिली, ठीक है? चेक की रिसिप्ट नहीं मिली, तो ये उस टाइम पे उस अकाउंटेंट को बुलाएगा कि भैया इधर आओ, इधर आओ, मुझे एक चीज बताओ कि आपने 2 लाख रुपए तो डाल दिए इसमें बैंक से निकाल के कैश में, पर ये 2 लाख रुपए आए कहाँ से? वो बोलेगा कि भैया ये हमको चेक से मिला था, ठीक है? आपने बोला उस चेक की स्लिप दिखाओ, वो बोला चेक की स्लिप तो गुम हो गई, वो बोलेगा चेक की स्लिप तो गुम हो गई, लेकिन इस वाले केस में जो ऑडिटर जो है, सुनो इस बात को, इस वाले केस में ऑडिटर जो है वो ऊपर भी किसी भी ऑफिसर को, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका अकाउंटेंट नहीं नपेगा इसमें, वो आपके अकाउंटेंट का जो कोई भी अगर हेड अकाउंटेंट होगा, ठीक है, उसको भी बुला सकता है कि हाँ भैया आओ यहाँ पे आके मुझे एक्सप्लेनेशन दो। अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं होता तो ये किसी भी आपके जो भी सीएफओ वगैरह है उनके पास में जा सकता है। अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता तो ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में जा सकता है, उनसे आके बोलेगा कि भैया देखो ये चल रहा है आपकी कंपनी में और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने अब आपको बता दिया, ठीक है? मैंने आपको बता दिया, अब बताओ मुझे क्या करना है इस वाले केस में। आपकी कंपनी से इतने इतने कैश का क्या है, ये चीजें मिसिंग है, ठीक है? तो ये किसी भी तरीके से किसी को भी अपने पास में बुला सकता है एक्सप्लेनेशन का, उनसे किसी भी टाइम पे किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, और कंपनी का अगर कोई भी पर्सन उसको चीजें देने से मना करता है तो इसका पूरा राइट होता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर आपको सीएफओ या फिर हेड जो भी कोई होगा, मतलब जो भी कोई पर्सन को ऑथराइज कर रखा है ऑडिटिंग के लिए, उसके पास में जाके उससे उसकी शिकायत कर सकता है, ठीक है? An auditor is authorized to obtain such information and explanation as the auditor may think necessary for the performance of his duty as auditor. ठीक है? हाँ, ये चीज भी है कि जो चीजें ऑडिटिंग के लिए चीज सिर्फ वो, ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि आपने मशीनरी खरीदी और आपने उसको लाके बिल दिखा दिया कि ये रहा सर बिल, ठीक है? फिर वो बोलते हैं कि आपको कितने में पड़ी, आपने कितनी उससे नेगोशिएशन करी, तो इन सब चीजों से ऑडिटर को क्या लेना देना भाई? वो हमारे उसके रिलेशनशिप, हमने अपनी ऑडिटिंग करवाई, ठीक है? आपको ये रहा पक्का बिल दिखा रहे हैं, इससे आप काम से काम रखो। आपकी भाई शादी कब हुई थी, हाँ? ये चीजें नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है? उससे यही चीजें पूछेगा कि आपकी ऑडिटिंग कैसी, मतलब ऑडिटिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब। राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू रिसीव नोटिस, जितनी भी आपकी जनरल मीटिंग होने वाली है, ये चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि जितनी भी आपकी जनरल मीटिंग होने वाली है या आप स्पेशल मीटिंग बुलाते हो, कुछ भी बुलाते हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी मीटिंग वगैरह रखते हो, उस वाले केस में आप ऑडिटर को भी आपको भेजना पड़ेगा। ऑडिटर आपसे बोलेगा भैया मुझे भी मेल डालो, मुझे भी मेल डालो जितनी भी चीजें कर रहे हो, ठीक है? तो कंपनी को एक चीज वो करनी पड़ेगी, ठीक है? और अगर किसी भी केस में जैसे कि मानो कि इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाके बता दिया कि आपके बुक में मिस स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? आपके बुक में 2 लाख का चेक मिसिंग है, ठीक है? ये 2 लाख रुपए कहाँ से आए, मुझे आके एक्सप्लेनेशन दो। अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई भी ऑफिसर क्या करता है कि मीटिंग बुलाता है, और इस वाली मीटिंग में अकाउंटेंट होता है, आपका सीएफओ होता है, हेड अकाउंटेंट होता है, ठीक है? आपका कोई भी इंटर्न होता है, कोई भी जो भी कुछ लोग हैं, तो इस वाले केस में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हेड होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मेनली हेड्स होते हैं, मतलब जो लीड जो करते हैं मीटिंग्स को, ठीक है? तो इस वाले केस में भी ऑडिटर को जाने का पूरा पूरा हक है कि वो पूछ सकता है वहां पर जाके, किसी से भी सवाल जवाब कर सकता है, ठीक है? खातों की पुस्तकों तक पहुंच का अधिकार, कि मतलब जितनी भी आपकी बुक्स हैं वहां तक क्या करना है, वहां तक ऑडिटर को पहुंच बनानी है, ये सारी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार, जो कि अभी मैंने किसका आपको 2 लाख चेक मिसिंग का एग्जाम्पल दिया। नोटिस प्राप्त करने का अधिकार, जैसे कि आपकी कोई भी कंपनी मीटिंग करवा रही है, चाहे वो एजीएम हो चाहे स्पेशल मीटिंग हो, कुछ भी मीटिंग है, आपको उसको क्या करना है, उसको अपने ऑडिटर को भी फॉरवर्ड करना है, ताकि वो क्या करे,
वो उसको ज्वाइन कर सके और देख सके भैया क्या क्या हो रहा है आपकी कंपनी में। अब हमारा आता है राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ओनली द पर्सन, इस चीज को ध्यान से देखना, ओनली द पर्सन, ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लो सबसे पहले, फिर देखो। ओनली द पर्सन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी वेयर अ फर्म so appointed only a partner in the firm practicing in India may sign the auditor's report or authenticate any other document of the company required by law to be signed or authenticated by auditor। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। केवल कंपनी के ऑडिटर के रूप में नियुक्त व्यक्ति, जहां एक फर्म ने भारत में प्रैक्टिस करने वाली फर्म में केवल एक भागीदार नियुक्त किया है, ऑडिटर की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है, कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जो कि कौन है? ऑडिटर है। ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं करेगा। जिसको आपने जनरल मीटिंग में बोला भैया आप हमारे ऑडिटर हो, आप ही इस पे साइन कर सकते हो और कोई साइन नहीं करेगा। सेक्शन 143 बेटा, 143 अच्छे से याद कर लो, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। कोई भी अगर मतलब कि जैसे उसको जरूरत पड़ती है, द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज एंटाइटल्ड टू सीक द लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस व्हिच मे बी नीडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। उसके ड्यूटीज के दौरान उसको कुछ भी जरूरत पड़ती है, वो चीज कर सकता है। ये बात जल्दी से रिवाइज कर लो, सेक्शन 143 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स, ठीक है, कि मतलब जितनी भी बुक्स हैं आप सबकी सब आपका ऑडिटर उनको एक्सेस कर सकता है और आप उनको मना नहीं करोगे। अगर करते हो तो किस वजह से कर रहे हो, क्या क्या आपकी चीजें हैं, वो सब उसको लिखित में दो या फिर उसको जाके एक्सप्लेन करो। राइट टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके ऑडिटर को, वो चीज आपको आपका ऑडिटर किसी भी टाइम पे मांग सकता है। राइट टू रिसीव नोटिस, आपकी कोई भी मीटिंग होने वाली, जनरल मीटिंग होने वाली, कोई भी आपके अकाउंट से रिलेटेड मीटिंग है, आपका ऑडिटर उसको क्या करेगा, उसमें हियरिंग या फिर बोलने का अधिकार रखता है। ठीक है, राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, हमारी कोई भी एक ऐसी रिपोर्ट जो क्या है, ऑडिट से रिपोर्ट सॉरी ऑडिट की कोई भी आपकी रिपोर्ट है उस पर उसको साइन करना होता है। राइट टू सीक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस, कोई भी एडवाइस अगर उसको चाहिए तो वो उसको कभी भी किसी भी समय पे मांग सकता है। सेक्शन 143 खत्म। अच्छा रुको एक मिनट, थोड़ा सा और बच गया इसमें। राइट टू रेम्यूनरेशन, ठीक है यार, ये राइट टू रेम्यूनरेशन वही वाली चीज है कि रेम्यूनरेशन जो है वो मतलब भाई कोई काम करेगा तो रेम्यूनरेशन तो लेगा ही लेगा ना। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी पर्पसेस एन ऑडिटर इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एन ऑफिसर हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड आउट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी। ठीक है, एक लेखा परीक्षा को अपनी कंपनी के अधिकारी माना जाता है। एक अधिकारी को किसी भी दायित्व के खिलाफ कंपनी की संपत्ति से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। ठीक है, राइट टू बी इंडेमनिफाइड भी है उसके पास में, क्योंकि जब वो ऑडिटर है तो उस समय पर वो एज अ कंपनी के एक ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। कितनी सुंदर सी बात कही गई है ना इसमें, कि मतलब आपका जो सीएफओ हो, सीईओ है और जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह हैं वही सब हेड नहीं है, ये भी आपकी कंपनी का एक ऑफिसर के रूप में ही है। अब आते हैं ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं। राइट्स आपको दे दिया, मतलब कंपनी से आपको दे रही है कि भैया आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं, आप इसमें से कुछ भी करो लेकिन फ्रॉड या फिर मतलब ट्रू फेयर वैल्यूज को डिटेक्ट करो। उसी के साथ साथ में आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं, आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं, आपकी कुछ लाइबिलिटीज भी बनती हैं कंपनी के प्रति और शेयर होल्डर्स के प्रति। ठीक है, तो वो अब हम देखने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी, उसी तरीके से कंपनीज के ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। ठीक है, करें ड्यूटीज। एक मिनट रुकना, दिल्ली में तो भाई बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, दिल्ली में तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई है सच में। मतलब ठंडी इतनी जल्दी से आ गई एकदम से। चलो वैसे आनी भी चाहिए, नवंबर आ गया, नहीं तो गेहूं की फसल नहीं बनेगी ना। जितनी ज्यादा ठंड उतनी अच्छी गेहूं की फसल, पता है आपको ये बात। ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, एक ऑडिटर की ड्यूटीज क्या होती हैं, और ड्यूटीज का मतलब है वो सब चीजें जो एक ऑडिटर को परफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, राइट्स में मतलब क्या था, उसको पावर दी गई कि आपके पास इतनी इतनी पावर है सर, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू इंक्वायर whether loan and advances made by the company have been properly secured, whether the term and the conditions there are of prejudicial to the interest of the company or its members। ठीक है, आपने अगर कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस लिया है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने मर्जी के लिए मतलब अपने फायदे के लिए 50% इंटरेस्ट रेट पे क्या करो, लोन को उठा लो, है ना। कंपनी अगर क्या करती है, देखो मार्केट में रेट कितना चल रहा है, 13% का पर्सनल इंटरेस्ट का।
सॉरी पर्सनल लोन का। ठीक है, कंपनी क्या करती है, कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो घपलेबाजी करने के लिए है, वो क्या करते हैं 50% इंटरेस्ट रेट पे लोन उठा लेते हैं। अब भैया ऑडिटर उनसे पूछेगा, भैया ऐसी क्या मजबूरी थी, 13% को छोड़ के 50% पे चले गए, कंपनी का क्यों नुकसान करवा रहे हो। वो उस वाली केस में ये तो भैया साफ साफ फ्रॉड ही है ना। ये तो कोई अपनी प्राइवेट कंपनी खोल लेगा, कहेगा भैया हमारी एक अपनी कंपनी थी, हमने उससे लोन ले लिया। ठीक है, तो ये केस में उसको करना पड़ता है। Duty to inquire whether assets of the company, being shares or debentures and other securities, have been sold at a price less than at which these are purchased. ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतनी ज्यादा एसिड्स को, मतलब अपने एसिड्स को इतनी ज्यादा वैल्यू करके दिखा रहे हैं, इतनी ज्यादा वैल्यू करके दिखा रही है कि आपका जो प्रॉफिट जो है वो शॉर्ट टर्म में बढ़ रहा है। आप जिस तरीके से सत्यम केस का हमने देखा था ना, कितना 51 करोड़ एक्चुअल में उनके पास में कैश था, उनके पास में कितना 1200 या फिर 2000 रुपये, क्या 2000 करोड़ का कैश दिखा रखा था। तो वो सब कैसे होता है, वो सब ऐसे ही होता है कि आपका एसेट्स क्या किया, आपका 50 लाख का एसेट था और आपने उसको दिखा दिया कितने का, 4 करोड़ में हमने उसको बेच दिया। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ें बढ़ जाती हैं कि कैश हमारे पास इतना आ गया। तो ये ओवर स्टेटेड चीज़ें होती हैं जिनको हमको देखना पड़ता है। Whether any shares have been allotted for cash, whether cash actually received, and whether the position in the account books balance sheet is correct, regular and not misleading. कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शेयर्स तो इशू कर दिए, है ना, आपने शेयर्स तो इशू कर दिए, पर बुक में आपने कैश तो लिखा ही नहीं। तो जब आपने कैश नहीं लिखा बुक में, तो भैया आपके पास में पैसा तो आया ही नहीं। आपने शेयर्स तो इशू सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया था ना, ताकि आपकी कंपनी में लिक्विडिटी बने, कैश आए, आप उसका यूज कर सको फंड का, है ना। अब हिंदी में देखो, लेखा परीक्षक का यह कर्तव्य है कि वह जांच करे कि क्या कंपनी द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम उचित रूप से सुरक्षित किए गए हैं, क्या इसकी शर्तें और कंपनी के अन्य सदस्यों के हितों के प्रतिकूल हैं। ठीक है, यह पूछताछ करने का कर्तव्य कि क्या कंपनी की संपत्ति, शेयर या डिवेंचर और अन्य प्रतिभूतियां हैं जिस कीमत पर इन्हें खरीदा गया था उससे कम कीमत पर बेचा गया है। सी सी क्या कहता है, क्या कोई शेयर नकद के लिए आवंटित किया गया है, क्या वास्तव में नकद प्राप्त हुआ है ना, और क्या खाता बही और बैलेंस शीट में स्थिति सही है, नियमित है और भ्रमित नहीं है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, उसकी ड्यूटी है। आप ड्यूटी सेक्शन सब सेक्शन 1 के अंदर पूछी गई थी, ये सब सेक्शन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कभी सब सेक्शंस नहीं पूछे गए, तो आपको क्या करना है, सेक्शंस याद रखने हैं मेनली तो, और फिर उसके अंदर अंदर क्या क्या लिखा गया वो भी। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द ऑडिटर हैज द ड्यूटी टू रिपोर्ट द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, the accounts examined by him, and every financial statement to be laid before the company in general meeting. The auditor shall state in his report to the best of his information knowledge. इस चीज को नोट डाउन कर लो, to the best of his information and knowledge, the said accounts and financial statements whether give a true and fair view or not of the state of company's affairs. मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको देखो नोट डाउन करना है तो पूरी की पूरी ही कर लो, बाकी नहीं तो आप चाहो तो छोटा भी नोट डाउन कर लो, वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये कर लो। ठीक है, और इस चीज को कर लो। तो ये तो उसकी ड्यूटीज हैं ही हैं क्या, कि अपनी कंपनी से ट्रू एंड फेयर वैल्यूज को दिखाना। और ऑडिटर ये कह सकता है कि भैया भैया जब हम लोग अपनी ऑडिटिंग करने के लिए गए थे, उस समय पे मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछा कि ये वाला पैसा कहाँ से आया, इसने मुझे नहीं बताया। तो ये उसकी बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है कि ऑडिटर अपने स्वविवेक से, मतलब अपनी पूर्ण जानकारी से ये काम करता है। ठीक है, हिंदी में पढ़े तो क्या कहता है, लेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह कंपनी के सदस्यों और उनके उसके द्वारा जांचे गए खातों और कंपनी के सामने रखे जाने वाले प्रत्येक वित्तीय विवरण और सामान्य बैठक में रिपोर्ट करे। ठीक है, लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट में अपनी सर्वोत्तम जानकारी, कौन सी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान, उक्त खातों और वित्तीय विवरणों की कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है या नहीं, यह बताएगा। ठीक है, वो मतलब सभी को बताएगा, रिपोर्ट्स भेजेगा सबको, किसको, जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, एजीएम वगैरह बुलाई जाएगी अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अच्छा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कितने बच्चे हैं जो किस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो चलो ठीक है, कल लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया करो, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको पहले बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, इतना छोटा छोटा अमाउंट करो कि आपको अगर लॉस हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़े। ठीक है, और कर सकते हो, 1,000-500 रुपये से स्टार्ट करो, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाओ, कितना 100-200 रुपये प्रॉफिट उठाते जाओ हर महीने का, क्या जा रहा है आपको। अब आता है ड्यूटीज ऑफ अंडर सेक्शन 143 का 3।
ही हैज़ द ड्यूटी टू सॉर्ट एंड ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच आर नेसेसरी फॉर हिज ऑडिट। ठीक है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन उसके लिए जरूरी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ऊपर भी, तो वो उसको ले सकता है। He has a duty to ensure that the books of accounts as required by law have been kept by the company। ठीक है, जैसा कि कंपनी एक्ट में मतलब लॉ में डिफाइन किया गया कि हमको बुक कैसे से मेंटेन करनी है, या फिर कोई भी एक ऐसा लॉ जो कि उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग अगर उसने बुक नहीं वो करी, मेंटेन नहीं की, तो इस चीज में भी वो आपत्ति उठा सकता है। ही हैज अ ड्यूटी टू सी वेदर द कंपनी हैज अ एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम्स इन प्लेस एंड देयर ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो जब तक वो ये चीज नहीं देखेगा कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम मतलब कि इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम, तब तक वो कभी भी ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो ये चीज तो देखेगा ही देखेगा। ही हैज अ ड्यूटी टू इंश्योर वेदर द कंपनीज बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट डेल्ट विद एन रिपोर्ट और इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। ठीक है, उसको ये चीज भी ध्यान में देनी है कि जो हमारी बैलेंस शीट है और या फिर जो हमारा P&L स्टेटमेंट्स है वो क्या है, जैसे कि हमारे बुक्स में शो हो रही है, क्या बिल्कुल वैसी ही है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आज की क्लास के बाद में हम लोग वेरिफिकेशन और वाउचिंग अपना स्टार्ट करेंगे। कल वाली क्लास में वेरिफिकेशन और वाउचिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं ना कि कैश वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी ये पढ़ो अच्छे से। उसका यह तात्पर्य है कि वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त करे जो उसकी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आवश्यक हैं वो उन सब चीज़ों की क्या कर सकते हैं, मांग कर सकता है अपने उससे। उसका यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि कंपनी द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक खातों की किताबें रखी गई हैं। उसका यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियां हैं और उनकी परिचालन प्रभावशीलता है। उसका यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कंपनी की बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते की रिपोर्ट के भीतर निपटाया गया है। ठीक है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब रिटर्न भरने के साथ में कोई समझौता कर दिया गया है। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 143 का लास्ट पार्ट, कि अगर कभी ऐसा होता है कि ऑडिटर को ऐसा पता लगता है, ड्यूटी ऑफ ऑडिटर वेयर फ्रॉड इज कमिटेड। ठीक है, कि इस वाली कंपनी में क्या हो रहा है, फ्रॉड हुआ है, तो उस वाली कंपनी में क्या करना चाहिए उस ऑडिटर को। ठीक है, अगर वो नहीं ऐसा करता ना, तो उस वाले केस में ऑडिटर जो होता है वो लाइबल हो जाता है, उसके खिलाफ कंपनी एक्ट, IPC, CRPC मतलब जिसमें भी उसके बारे में जिक्र किया गया है उसके खिलाफ केस चल सकता है। पढ़ो इस वाली चीज को ध्यान से। एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, कॉस्ट अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस कंडक्टिंग सेक्रेटेरियल ऑडिट। तीनों की लाइबिलिटी को क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। ऑडिटर मतलब कि जो हमारा सीए था, कॉस्ट अकाउंटेंट, और हमारा CS सॉरी, जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी होता है। अंडर सेक्शन 204, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑडिट हैव रीजन टू बिलीव दैट एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड। ठीक है, अगर कोई भी फ्रॉड किया गया है कंपनी में और ऑडिटर को, कंपनी सेक्रेटरी को, कॉस्ट अकाउंटेंट को ऐसा लगता है कि हाँ फ्रॉड हुआ है कंपनी में, तो उस वाले केस में क्या करेगा वो, उस वाले केस में सुनो आगे। ठीक है, किसने, कंपनी के द्वारा कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता। कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चलाता कौन है, उसके ऑफिसर्स, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ही मस्ट इमीडिएटली, या फिर एम्प्लॉइज के द्वारा भी कोई भी फ्रॉड हुआ है, ही मस्ट इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, ना कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट विच मे नॉट एक्सटेंड टू 25 लाख। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर ऐसा नहीं करता ऑडिटर, तो वो 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक के जुर्माने को भागीदार बन जाता है। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, इसलिए मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के ये चीज बता दी। तीनों के तीनों पहले याद रखो, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ज्यादा चीजें इसमें नहीं याद करनी, तीन ही चीजें हैं। ऑडिटर पहले तो ये याद करो भाई, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑडिटर। ठीक है, ये तीनों के तीनों लाइबल हैं। और किसको रिपोर्ट करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कब, कंपनी का कोई भी पर्सन, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, CEO, CFO हो, कोई भी एम्प्लॉय भी हो छोटा से छोटा, अगर वो भी घपलेबाजी कर रहा है तो भी आपको इमीडिएटली किसको रिपोर्ट करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बाद में उसका फाइन भी याद करना, 1 लाख से लेकर के 25 लाख तक का फाइन इसके ऊपर लगेगा।
ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अब आता है हमारा सेक्शन 144। ठीक है, सेक्शन 144 ये चीजें डिफाइन करता है कि आपकी ड्यूटीज तो बता दी, आपकी ड्यूटीज बता दी, आपकी क्या बता दी, राइट्स बता दिए ऑडिटर के। अब ये भी बताता है कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी। ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज ऑफ स्पेसिफिक कंपनी, उस वाली कंपनी का जिसका आप ऑडिटिंग करने के लिए जा रहे हो, उस वाली कंपनी का। बाकी आप और किसी कंपनी का कर सकते हो। तो ये हमारा सेक्शन 144 धारा 144, धारा 144 तो लगती रहती है, बट वो आईपीसी वाली लगती है। ठीक है, वो ये सेक्शन कंपनी से एक्ट का सेक्शन नहीं लगता 144। ये मत सोचना कि ये वो है, कौन सा है वो, दंगे वंगे हो जाते हैं फिर वो, कि आप वो नहीं बना सकते, खड़े नहीं हो सकते 5 लोगों से ज़्यादा। ठीक है, कर्फ्यू, कर्फ्यू जो होता है। एन ऑडिटर शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द ऑडिट कमिटी। ठीक है, हाउ एवर द फॉलोइंग सर्विसेज विच सच सर्विसेज आर रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी शेल नॉट बी रेंडर्ड। आप देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये उसके कॉन्ट्राडिक्ट है। ऊपर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपसे किसी भी सर्विस के लिए क्या कर सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमारी ये सर्विस कर दो, हम आपको इसके लिए स्पेशल अलग से फीस दे देंगे। ठीक है, ये चीज ऊपर बताई गई थी सेक्शन 143 में। बट सेक्शन 144 ये चीज बोलता है कि भैया कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले तब भी मत करो, तब भी मत करो। वो क्या है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस। अब तो फिर आप इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर एक ही हो जाएगा अगर आप उसकी बुक कीपिंग सर्विसेज भी करने लगे तो। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगर आप ही उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताओगे तो आप तो उसको हमेशा ही सही समझोगे, तो फिर आप इंडिपेंडेंट कैसे हुए। एक्चुअरियल सर्विसेज, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, मैनेजमेंट सर्विसेज, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एस में बी प्रिस्क्राइब। अगर ऐसी कोई भी सर्विस जिसको मना कर दिया जाता है तो वो सब आपको सर्विसेज नहीं देनी। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। इसको तो मुझे लगता है कि आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं है, बट हाँ ये लिख लेना कि सेक्शन 144 ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज उस चीज को डिफाइन करते हैं। ये चीजें इजी हैं यार, थोड़े से दिमाग लगाओगे समझ जाओगे, पेपर में आएंगी ना तो आपको 4 में से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सी सर्विस सर्टेन नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी है। तो जैसे आप देखोगे कि भैया इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विसेज ही अगर एक्सटर्नल दे देगा तो इंटरनल क्या करेगा। ठीक है, तो फिर आप इंटरनल भी बन जाओगे। बुक कीपिंग सिस्टम ही अगर एक्सटर्नल से करवा रहे हो तो इंटरनल क्या करेगा। मैनेजमेंट की सर्विसेज ही अगर आपने इससे करवा ली तो भैया तो आप बाहर अंदर वाले से क्या करवाओगे। ठीक है, तो फिर ये किसी भी तरीके से आपके उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है ना एक्सटर्नल जो भी होगा, क्योंकि जब आपको उसकी मैनेजमेंट भी कोई कर रहा है, हाँ बाहर से आके ऑडिट भी वही करने लग जा रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, क्वेश्चंस आराम से होंगे। आपको सारी चीज़ें याद करने वाली नहीं होती, क्योंकि लॉ इतना बड़ा होता है। मैं जानता हूँ कि लॉ सबको याद नहीं कर सकता। अब हमारा आता है कि हिंदी में, ठीक है, एक लेखा परीक्षा मतलब वही चीज़ें प्रदान कर सकता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा डिफाइन की गई है। पर ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जिनको कंपनी से मना करता है कि भैया आपको ये वाली सर्विसेज नहीं देनी, जैसे लेखांकन और बही खाता सेवाएं, किसी भी वित्तीय सूचना प्रणाली की डिजाइन और कार्यान्वयन, ठीक है, बीमांकिक सेवाएं, निवेश सलाहकार, निवेश बैंकिंग सेवाएं, आउटसोर्स वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, प्रबंधन सेवाएं, किसी भी अन्य प्रकार की सेवाएं जो कि निर्धारित की जा सकती हैं। तो सेक्शन 145 यही था, 144 सॉरी। अब आता है हमारे सेक्शन 145। सेक्शन 145 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सेक्शन है। ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, द पर्सन, ठीक है ध्यान में रखना, द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी shall sign the auditor's report or sign or to certify any other document of the company in accordance with the provisions of subsection 2 of section 141 and the qualifications, observations or comments on financial transactions or matters which may have adverse effect on the functioning of the company mentioned in auditor's report shall be read before the company in general meeting and shall be open to inspection by any member of the company। तो साफ सीधी सी बात करता है कि ऑडिटर की जब अपनी रिपोर्ट पे साइन करने से पहले अगर कोई भी एडवर्स रिपोर्ट होती है, कुछ भी चीज़ें ऐसी आती हैं जो ऑडिटर को लगता है कि मुझे इनको किसके सामने, कंपनी के मेंबर्स के सामने जनरल मीटिंग के अंदर रखना चाहिए, तो वो उनको रख सकता है। और मेंबर के मीटिंग मतलब मीटिंग में जाके अपनी एक पहले रिपोर्ट को रखेगा और किसी भी मेंबर को कह सकता है कि भैया आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसके ऊपर साइन कर सकते हैं।
ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग सेक्शन 146। सेक्शन 146 ये चीज को डिफाइन करता है कि सारे के सारे नोटिस जितने भी आपके कम्युनिकेशन है वो सारे के सारे किसको, ऑडिटर को जाएंगे जनरल मीटिंग के बारे में, ताकि ऑडिटर क्या करे, उस चीज को अटेंड कर सके। ठीक है, ये चीज मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, 3 दिन से लगातार बता रहा हूँ कि ऑडिटर के पास में पूरा का पूरा राइट होता है कंपनी का कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ऑल नोटिस ऑफ एंड अदर कम्युनिकेशंस रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग shall be forwarded to the auditor of the company and the auditor shall unless otherwise exempted by the company। हाँ, ऐसे ये भी बात सही है कि अगर आपको क्या किया, कंपनी ने क्या कर दिया है, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ने आपको ऑडिटिंग से कह दिया कि भैया तुम नहीं आओगे यहाँ पे, तो ठीक है, या फिर अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आपको कोई ट्रिब्यूनल इस चीज़ से हटा देता है कि आप लोग, आप कंपनी के किसी भी मैटर से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ पे नहीं जाने की जरूरत नहीं, तो अदरवाइज आप जा सकते हैं अटेंड ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, या तो वो खुद जा सकते हैं या फिर अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। हु शैल ऑल्सो बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, जो कि एक ऑडिटर ही होना चाहिए। अब मतलब ऑडिटर होने के लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ो। एनी जनरल मीटिंग एंड शेल हैव द राइट टू बी हियर्ड एट सच मीटिंग और एनी अदर पार्ट विच कंसर्न्स हिम इज द ऑडिटर। ठीक है, वो किसी भी ऐसे पार्ट को, कोई भी ऐसा पार्ट जो कि उसके लिए क्या है, इन्फ्लुएंस कर सकता है उसकी पोजीशन को या फिर उसकी रिपोर्ट को, तो वो सब की सब चीजें उसके लिए कंसर्न में है, तो वो उन सब चीजों को सुनेगा। अब आता है हमारे सेक्शन 147। सेक्शन 147 ये कहता है इफ एनी ऑफ द प्रोविजंस, सेक्शन 139 से लेके 146 तक, कहाँ से लेके 139 से लेके 146 तक, गलत अर्थ कर गया, 2 मिनट रुक जाओ अभी, ठीक है, 5 सेकंड वेट करो यार, 1 घंटे से लगातार बोल ही रहा हूँ ना। ठीक है चलो, इफ एनी ऑफ द प्रोविजंस, जो कि हमारा 139 से लेकर के 146 तक जितने भी हमारे कंपनी से चैप्टर नंबर 10 में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, तो उनमें से अगर कोई भी, अगर आप किसी भी चीज को कॉन्ट्रवेंट कर देते, मतलब उनका उल्लंघन करते हो, देन द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ रुपीज, कितना, 25,000 रुपये। ठीक है, कंपनी के ऊपर कितना लगेगा फाइन, 25,000 रुपये, जो कि कितने तक एक्सटेंड हो सकता है, 5 लाख तक का। इस चीज को नोट डाउन कर लेना, ये चीज पूछी जा सकती है, कहाँ से लेकर के 25,000 से लेकर के 5 लाख तक इतना फाइन कंपनी के ऊपर लग सकता है, कंपनी के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 147 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि डिफॉल्ट में है, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, मतलब उसको जेल हो सकती है, सिविल प्लस क्रिमिनल लाइबिलिटी है भैया इसमें। और ये क्यों लानी पड़ी, क्योंकि घपलेबाजी बहुत ज्यादा हो रही थी, जैसे हम सत्यम स्कैम्स हो गया, हर्षद मेहता स्कैम हो गया, कितने सारे स्कैम्स हैं, है ना, लेकिन तब भी स्कैम्स रुकने वाले नहीं है, स्कैम्स तो आते ही रहेंगे। विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन शैल बी नॉट लेस देन 10,000 बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख। ठीक है, कंपनीज के ऊपर कितना लगेगा फाइन, 25,000 से लेकर 5 लाख तक का, और अगर कोई ऑफिसर है कंपनी का तो उसके ऊपर कितना लगेगा, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक का, और उसको सजा कितनी होगी, 1 साल की सजा होगी। कंपनी को तो उठा के जेल में नहीं डाल सकते, कंपनीज की क्या गलती, क्योंकि उसका दिमाग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, आपको उठा के उनको जेल में डालना चाहिए। बेटा समझ में आ गई सब चीजें। हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं कि कोई भी अगर सेक्शन नंबर 139 से लेके 146 का उल्लंघन करता है तो कंपनी के ऊपर जो जुर्माना लगेगा, ठीक है, वो मिनिमम कितना होगा, 25,000 रुपये, कम से कम 25,000, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये। ठीक है, जो कि हमारे कौन देता है, सेक्शन 147 देता है। अगर कोई भी कंपनी का अधिकारी है, कोई भी कंपनी का अधिकारी है, अगर वो इस तरीके की हरकत करता है, मतलब कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, ऑडिटिंग में आपकी दखल अंदाजी करता है, तो उसको 1 साल तक की जेल, ठीक है, 1 साल तक की जेल जो कि मैक्सिमम है, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो कि मिनिमम है, और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना जो कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 1 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना पूरा का पूरा हो सकता है। अब आती है हमारी लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर की कुछ अपनी लाइबिलिटीज बनती हैं, तो देखो 2 तरीके की लाइबिलिटीज होती हैं। एक क्या होती है सिविल, एक क्या होती है क्रिमिनल। ठीक है, तो सिविल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिविल लाइबिलिटी का ये मतलब होता है कि भाई साहब आपको फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, कंपनसेशन लग जाएगा, पर आपको जेल नहीं होगा। वहीं पे क्रिमिनल लाइबिलिटी कहते हैं कि आपको फाइन, पेनल्टी, लाइबिलिटी, कंपनसेशन कुछ भी लग सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, और आपके ऊपर जितनी भी धाराएं चलेंगी वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगी, आईपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, मतलब इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगी।
बच्चों ने पढ़ा होगा जो भारतीय दंड संहिता, जो बच्चे कल यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम बहुत लंबा खींचने वाला है। कल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि सोचो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चलेगा, 2 दिसंबर तक। यार मतलब 20 दिन लगा रहे हो एग्जाम करवाने में, हद होती है यार। फिर आपका केस होगा, फिर ये होगा वो होगा। द लाइबिलिटीज ऑफ एन एडिटर कैन बी समवन अंडर द फॉलोइंग हेड, सिविल लाइबिलिटीज या फिर क्रिमिनल लाइबिलिटीज। ठीक है, अब सिविल लाइबिलिटीज क्या होती है, वो दो तरीके की हमारी होती है। सबसे पहले आती है हमारी लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, कि मतलब लापरवाही के लिए दायित्व। कि मतलब आपका क्या हुआ कि आपसे कोई गलती हो गई या फिर आपसे कोई बुक एक रह गई ऑडिट होने से, उसको मेंटेन वगैरह करने से, ठीक है, वो सब किस में आती है हमारी लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। द लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर अराइजेस वेयर इट इज प्रूव that his client has suffered a loss due to his professional negligence. The auditor may be held personally liable if it is proved that he exercised reasonable care and skill, he must have discovered the discrepancy. ठीक है, in a case it was held that if an auditor fails to show such much skill diligence as is expected of a man of ordinary prudence, he must suffer the consequences. बहुत कुछ कह दिया 4 लाइनों में, बहुत कुछ कह दिया 4 लाइनों में। ऑडिटर की देखो लाइबिलिटी कब अराइज होती है, किसी की भी, ठीक है, किसी की भी, ये ऑडिटर की बात नहीं है। ये ऑडिट आपको जनरली एक बात है कि अगर आपकी लाइबिलिटी तभी अराइज होती है जब ये चीज़ प्रूफ हो जाए कि आपकी वजह से कुछ ना कुछ लॉस हुआ है किसी को, या फिर आपकी वजह से उसको कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। ठीक है, तभी मतलब आपने किसी को चाकू मार दिया, हाँ आपने किसी को चाकू मार दिया, जिसको चाकू मार दिया भाई उसको तो चाकू लग गया, उसको तो दिक्कत हुई है। ठीक है, आपने किसी के पैसे चोरी कर लिए तो क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन अगर आपको कहीं से पैसे पड़े मिल गए और आपने वाले पैसे उठा लिए, ठीक है, दोनों केसेस में आपको पैसे मिल रहे हैं, पर इस वाले केस में आपको कहीं से पैसे पड़े मिले हैं, तो इस वाले केस में तो आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती भैया, क्योंकि आपने किसी को भी ना कोई दिक्कत थी ना कुछ की, आपको तो पैसे पड़े हुए मिले। पर अगर, हाँ ये बात सही है, अगर आपने किसी को चुरा लिए तो उस वाले केस में आपके ऊपर केस चलेगा। ठीक है, तो वही बात होती है कि अगर क्लाइंट को लॉस हुआ है या क्लाइंट को किसी भी तरीके की दिक्कत हुई है, तो और आपके प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की वजह से, तो उस वाले केस में ये आपकी सिविल लाइबिलिटी बनती है ऑडिटर की। ठीक है, अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि हाँ आपने अपने बेस्ट दिया था, ठीक है, आपने अपना बेस्ट दिया था, आपकी प्रोफेशन की वजह से कोई गलती नहीं हुई है, तो उस वाले केस में आप छूट जाते हो। पर अगर आप ये चीज़ फेल हो जाते हो शो करने, मतलब वो ये कह दिखा देता है कि आपके प्रोफेशन की ही वजह से गलती हुई है, तो फिर उसके लिए आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा लाइबिलिटी फॉर मिसफेसेंस। तो मिसफेसेंस का मतलब होता है दुराचार के लिए दायित्व। दुराचार मतलब कि आपने अच्छे से काम नहीं किया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 340 द कोर्ट में एसिस्ट डैमेजेस अगेंस्ट डेलीगेंट डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग एन ऑडिटर। ठीक है, इंक्लूडिंग एन ऑडिटर भी है। फॉर मिसफेसेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसके लिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। इन केस ऑफ एन ऑडिटर हु आल्सो कम्स विद द डेफिनेशन ऑफ द ऑफिस इन सेक्शन 2 ऑफ द 59 फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन। मैंने अभी आपको बताया भी था कि ऑडिटर जो है वो एक ऑफिसर की तरह ही ट्रीट होगा कंपनी के। ठीक है, जब तक वो ऑडिटर रहता है, तो इसके लिए उसको क्या सारे के सारे नोटिस वगैरह भेजे जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें भेजी जाती है कि भैया आओ हमारी कंपनी में आके मीटिंग वगैरह अटेंड करो। ठीक है, if he is guilty of negligence of duty or misfeasance as so as to cause loss of company in any way, proceedings may be taken under this section against him either independently or other officers or jointly with them। ठीक है, अगर वो क्या करता है, सुनो, अगर वो क्या करता है किसी के साथ में मिलके क्या करता है, घपलेबाजी करता है। ठीक है, आप ऑडिटर हो, आपने 2-3 और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी ले लिया, अगर आप उनके साथ में मिलकर घपलेबाजी करते हो तो आप लोग एलिजिबल हो पूरे के पूरे लाइबिलिटीज के लिए। या फिर आप अकेले अकेले ही फ्रॉड कर देते हो, या फिर आप और सीईओ मिलकर ही फ्रॉड कर देते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ सिंपल वे ऑफ द कंपनी टू रिकवर डैमेजेस। ठीक है, कंपनी क्या करती है, रिकवर कर सकती है डैमेजेस वेयर एन ऑडिटर और एनी अदर ऑफिस कंपनी इज गिल्टी और मिसफेसिंग। द टाइम लिमिट फॉर ब्रिंगिंग एन एक्शन इज 5 years। ठीक है, टाइम लिमिट भी इसमें क्या कर दी गई है, डिफाइन कर दी गई है, कितनी, 5 साल की, मतलब 5 साल के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट करवाना है। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब चलते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी की तरफ। तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में 5 तरीके की है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34। आपने जो प्रोस्पेक्टस कोई भी अगर देना था, आपने क्या किया, उसमें मिस स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, वेयर एन ऑडिटर मेक्स फॉल्स मिस स्टेटमेंट एंड मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रिटर्न। ठीक है, फॉल्स के साथ में मिस स्टेटमेंट नहीं आएगा, फॉल्स के साथ में स्टेटमेंट आएगा, फिर नहीं तो फिर वो सुपर फ्लॉस बन जाएगा। ठीक है, तो फॉल्स स्टेटमेंट होती है, ना कि फॉल्स मिस स्टेटमेंट होती है। तो याद रखना, विथ मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, प्रोस्पेक्टस और अदर स्टेटमेंट्स नोइंगली,
knowingly to be false or omits any material facts knowing them to be false, or he shall be punishable with imprisonment for a minimum term of 6 months extended to 10 years। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था, क्रिमिनल लाइबिलिटीज वो होती हैं जिसमें जेल जा सकते हैं, और सिविल लाइबिलिटीज क्या होती हैं जिसमें फाइन लगता है। तो देखो, आपने अगर आपने कोई भी मिस स्टेटमेंट दी है तो आपको मिनिमम कितनी 6 महीने की सजा और मैक्सिमम कितनी 10 साल की सजा होती है। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। और मिस स्टेटमेंट का मतलब तो समझी गए हो, मिस स्टेटमेंट का मतलब तो समझी गए, किसी भी चीज में क्या करना, फॉल्स रिपोर्ट देना या फिर फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाना। फिर आता है नॉन कंप्लायंस विद ऑडिटर विद सेक्शन 143 145। अभी हमने ऊपर पढ़े थे अपने सेक्शंस 143 145 जिसमें हमने उसकी ड्यूटीज राइट्स वगैरह सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, अगर आप वो सब कुछ काम नहीं करते हो, इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद सेक्शंस 143 145 रिगार्डिंग मेकिंग हिज रिपोर्ट और साइनिंग और ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड मेक्स विलफुल नेग्लेक्ट, कैसा है, विलफुल नेग्लेक्ट है तो उसको कितने 1 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है, एंड फाइन नॉट लेस देन 20,000, और फाइन जो होगा वो कितना 20,000 से लेकर के 20K से लेकर के 5 लाख तक का हो सकता है। ठीक है, इस चीज को भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, सजा कितनी 1 साल की। मैंने आपको क्या बोला था ना, क्रिमिनल लाइबिलिटी में जेल भी हो सकती है, फाइन पेनल्टी दोनों लग सकता है, बट सिविल लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, आपको पेनल्टीज लगती है। फेलियर टू असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, अगर देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सुनो इस चीज को, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिजर्व and produce to the inspector all books and papers relating to the company. If an auditor fails to assist of the inspector in investigation, he shall be punishable with imprisonment up to 1 year and with a fine of not less than 20,000 extendable up to rupees 1 lakh। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या अपॉइंट करती है, एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है किसी भी कंपनी का, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आप 1 साल अगर आप उसमें मतलब असिस्ट नहीं करते हो और इंस्पेक्टर आपकी जगह शिकायत कर देता है कि भैया उसने मेरे साथ में कोई भी सहयोग नहीं किया और जो भी मैंने बुक्स मांगी उसने मुझे लाके नहीं दी, तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है और आपको 20,000 से लेकर के कितना 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। ये ऊपर मिस स्टेटमेंट नॉन कंप्लाइंस विद द लॉ इसी के अकॉर्डिंग है। अब आता है हमारा पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। आपने क्या किया, आपने बुक्स को फॉल्स रूप से दिखाया, ठीक है, मतलब मिथ्याकरण किया, बुक्स को आपने झूठी दिखा दिया, तो इस वाले केस में क्या होगा, एनी ऑफिसर इंक्लूडिंग ऑडिटर, कोई भी ऑडिटर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CFO CEO कोई भी ये सब काम कर रहा है, फॉल्सिफाई कर रहा है बुक्स को, पेपर्स को लेके, तो आपको कितना, देखो इसमें थोड़ी कठोर सजा है, कम से कम 3 साल, कम से कम कितनी है 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। ठीक है, और क्या कहता है, आपको 1 लाख तक की मतलब जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3 लाख। ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 3 साल से लेकर के 5 साल की सजा होगी और आपको 1 लाख तक से लेकर के कितना 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है, अगर आपने क्या किया, फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स दिया है, तो फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स आपको पता है कि आपको बुक्स को क्या किया, आपने झूठी रूप से दिखा दिया, फॉल्स कर दिया। ये हमारी लास्ट है, पेनल्टी फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन सेक्शन 144। ये कहता है कि भैया आपने जानबूझ के कोई भी ऐसे एरर्स दिखाए हैं, कोई भी ऐसे एरर्स कर रहे हो जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है, ओमिशन और कमीशन के एरर्स कर रहे हो। इफ एनी ऑफिसर इंक्लूडिंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी डेलिबरेटली मेक अ स्टेटमेंट इन एनी रिपोर्ट, return report, certificate, balance sheet, prospectus, etc., which false or which contains omission of material facts, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than 6 months, extendable up to 10 years, 10 years है, and fine not less than amount involved in fraud, extendable up to 3 times। इसका मतलब यह है कि अगर आपने 10,000 रुपये की चीज़ को ओमिट कर दिया, मतलब 10,000 चीज़ की लाइबिलिटीज़ को नहीं शो किया, तो इस वाले केस में आपके पास 10,000 तो मिनिमम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है, इंटू 3, जो कि कितना है 30,000 रुपये है। ठीक है, और आपको सज़ा कितनी होगी 6 मंथ और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 10 ईयर्स। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो इसके साथ में हमने क्या चीज़ अपनी खत्म कर ली, जितने भी हमारे सेक्शंस वगैरह थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। अगर आप ये सारे सारे सेक्शंस, ये सारी सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के चले जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि ऑडिटिंग का कंपनी सेट से कुछ भी रिलेशन अगर आपका आता है तो वो आप नहीं कर पाओगे। एक ये वाली चीज़ डाली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर इसको नोट डाउन कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वो चीज़ ध्यान में रखना। देखो 139 से स्टार्ट हुए थे हमारे कंपनी सेक्ट में, ठीक है, और कितने गए थे हमारे 148। कंपनी सेक्ट 2013 है, कंपनी सेक्ट 1956 है। कंपनी सेक्ट के
1956 के बहुत सारे ऐसे वो थे लॉस वगैरह थे, ठीक है, जिनको कम करके क्या किया गया, इसमें जोड़ दिया गया, मतलब कि इसमें कम है कंपनीज एक्ट 2013 में, इजी बनाया गया इसको। तो 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, जो कि हमने पढ़ा था। 140 रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है। 141 एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, आज ही पढ़ा है। रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर्स 142। 143 पावर्स एंड ड्यूटी से ऑडिटर्स, ठीक है। 144 ऑडिटर्स नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ठीक है। 145 क्या है, ऑडिटर्स, देखो 144 था नहीं पहले इसमें, नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ठीक है, ये चीज पहले नहीं थी किसमें, कंपनीज एक्ट 1956 में, इसको कंपनीज एक्ट 2013 में ज्वाइन किया गया है। तो 145 हमारा क्या था, ऑडिटर्स टू साइन ऑडिट रिपोर्ट सीटीसी, ठीक है। 146 हमारा क्या था, ऑडिटर्स टू अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग को अलग से डिफाइन किया गया, ठीक है। 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, एंड 148 हमारा क्या गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, ठीक है। अब मैं आपको इसमें से बता दूं कि आपको ध्यान में रखने वाले कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो 8 ही हैं, वैसे तो 8 ही हैं, तो अगर सारे के सारे याद कर लो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, रेम्यूनरेशन नहीं भी याद करोगे तो भी आपको याद रहेगा, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ ये वाला, ठीक है, साइन रिपोर्ट करने ये कोई जरूरी नहीं है, अटेंड जनरल मीटिंग ये भी कोई जरूरी नहीं है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ये वाले, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, उसमें से तो हमको कितने याद करने, 1 2 3 4 5, 5 मतलब कि आपको ये 5 तो अच्छे से याद करने हैं, पढ़ने सारे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, बट ये 5 जो हैं, इन 5 को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आज क्वेश्चंस नहीं है आपके होमवर्क के लिए, तो आज फ्री माइंड हो, आज इस चीज़ को पढ़ना और मुझे बताना, कोई भी अगर आपको डाउट है इससे रिलेटेड, अब कोई भी डाउट रह गया तो मुझे बता देना, ठीक है। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपना वाउचिंग को स्टार्ट करेंगे, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, कैश एसेट्स, ये वो ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते शायद ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब ऑडिटिंग की, ठीक है। फिर अगले हफ्ते से इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। तो जो भी कोई बच्चे हमारे साथ में आज पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, दूसरों बच्चों तो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कॉमर्स एक्सेस आप लोगों को किस तरीके से फ्री बैच दे रहा है, आपसे भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है। और आपको मतलब कि और हमारे साथ में इसी तरीके से कनेक्ट में कोई भी डाउट वगैरह होता है तो हमसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास आपकी 8 बजे से होगी आपसे, ठीक है, 8 PM का टाइमिंग है, तो 8 PM की होगी, आज नहीं होगी, कल होगी क्लास अपनी लाइव, तो उसमें कनेक्ट हो, और उसमें देखो आपको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छे से कुछ उसमें चीज़ें भी समझने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पता लगता है कि आ रही है, और उससे रिलेटेड कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो हम मिस कर जाते हैं, ठीक है, जो हम मिस कर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइव क्लास में क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बच्चे कनेक्ट हों लाइव क्लासेस में, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग आते हैं। तो बाकी कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।